जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स चल रहा है और आप अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दिन पर दिन बेहतर करते जा रहे हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम मजबूत होती जा रही है और जब नीट या जेईई का एग्जाम होगा तो जो अभी आप सीख रहे हो उसका जो रिजल्टेंट है, कंक्लूजन जो है, वो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा भाई, कि आप कितनी रफ्तार से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। यार स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का सेकंड। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट था जिसे अपन पहले डिस्कस कर चुके थे यार। अब जो सेकंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हमारे पास आ रहा है वो है मीजोमेरिक इफेक्ट, या आप जिसे रेजोनेंस के नाम से जानते होंगे भाई। ठीक है, रेजोनेंस कहना ज्यादा सही होगा। ठीक है, बहुत फैमिलियर वर्ड होता है भाई, आप सब फैमिलियर हो गए रेजोनेंस से। अब रेजोनेंस की थोड़ी कहानी को सीखेंगे, उसके एप्लीकेशन देखेंगे, फिर इसको खत्म करेंगे, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पर मूव करेंगे। तो जीओसी 1 में आप तीन ही चीजों पर बात करते हो, कौन कौन सा? बॉन्ड क्लीवेज, टाइप ऑफ रिएजेंट और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। बॉन्ड क्लीवेज, टाइप ऑफ रिएजेंट पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात कर रहे थे, इंडक्टिव इफेक्ट अपन पहले पढ़ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस। मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस की अगर बात करूं तो बेसिकली यहां पर क्या होता है, डीलोकेलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन का। पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होते हैं भाई। किस तरह से? जैसे कि समझें कि आपके पास ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहां पर आपके पास डीलोकेलाइजेशन कुछ इस तरह से होगा कि यहां पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई उठकर यहां पर आएंगे और ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर जाएंगे। तो आपके पास इस तरह का एक और स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। दूसरा स्ट्रक्चर आपके पास ये बनेगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन उठ के गए तो यहां पर C सिंगल बॉन्ड, यहां CH, ठीक है, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां CH, यहां पर CH2। अब आप यहां पर देख रहे हो कि इसका इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन गए भाई। ठीक है, तो यहां पर क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो यहां पर क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें आप बोलते हो कि यार ये दोनों क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ये दोनों बेसिकली क्या है? आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये ध्यान रखेंगे, आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कब बने? जब आपका डीलोकेलाइजेशन हुआ है पाई इलेक्ट्रॉन का। पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन हुआ और आपके पास ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना। अब यहां पर एक बात को समझें कि आप इस वाले मॉलिक्यूल को, इस वाले कंपाउंड को, इस वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सिमिलर है भाई। आप किसी भी आयन या मॉलिक्यूल या कंपाउंड को एक से ज्यादा स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो इस कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेगा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है कंपाउंड्स की कुछ और प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं करेगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को आप क्या बोलते हो? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और कई लोग इसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं और कई लोग इसे कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी कहा जाता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो कहा ही जाता है, साथ में से कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी कहा जाता है। कैनोनिकल या कुछ लोग इसे कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर या कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। आप किसी भी मॉलिक्यूल, आयन या कंपाउंड को एक से ज्यादा स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड की पूरी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को आप क्या नाम देते हो? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर या कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। याद रखने वाली बात यह है कि ये जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप बनाओगे वो सारे के सारे इमेजिनरी होते हैं। ठीक है, सारे के सारे क्या होते हैं? इमेजिनरी होते हैं। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके पास वो सारे के सारे क्या होते हैं? इमेजिनरी होते हैं भाई। ठीक है, कोई भी रियल नहीं होता है। ठीक है, तो सारे के सारे जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या होते हैं? आपके इमेजिनरी होते हैं। और आप क्या करते हो कि जितने भी आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं उनको मिलाकर आप क्या करते हो? एक नया स्ट्रक्चर बनाते हो जो मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, एक्सप्लेन करता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को आप नाम देते हो क्या? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इन दोनों स्ट्रक्चर को मिलाओगे तो आपके पास एक नया स्ट्रक्चर मिलेगा जो इन दोनों स्ट्रक्चर से मिलकर बना होगा। उस स्ट्रक्चर को आप नाम दोगे क्या? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर को नाम दोगे आप हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपका जो होता है भाई वो रियल होता है, वो रियल होता है और मॉलिक्यूल की, कंपाउंड की, आयन की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने की
कोशिश करता है, सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकता है वो, ये ध्यान रखेंगे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को मिलाओगे तो एक नया स्ट्रक्चर बनेगा जिसे आप क्या बोलोगे, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलोगे। लेकिन एक बात यहां पर ध्यान रखना है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स जो भी कंपाउंड होगा उसकी सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन एक टाइम पे जो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टी को तो एक्सप्लेन कर ही रहा होगा यार, ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा है, ये कुछ प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा है, इन दोनों को मिलाया ये नया स्ट्रक्चर बना हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जो मॉलिक्यूल या आयन या कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा है भाई। तो इस स्ट्रक्चर को नाम क्या दिया, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, की इन दोनों के मिलने से ये बना है, हाइब्रिडाइजेशन से बना है। ठीक है, आपने बायो वाले हैं तो हाइब्रिड वाला देखा होगा, हाइब्रिड प्लांट में क्या होता है कि दो अलग प्लांट्स को मिलकर एक नया प्लांट बनाया जाता है। वहीं तो है कि दोनों स्ट्रक्चर को मिलाया एक नया स्ट्रक्चर बना, जिसे क्या बोला, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, ये तो मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल के लिए बताया है भाई। ठीक है, तो अलग अलग आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहां पर फॉर्म होते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने तो उनकी स्टेबिलिटी भी अलग अलग होती है। तो यहां पर जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा और जो लेस स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, उन दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप आता है उसे आप बोलते हो रेजोनेंस एनर्जी, उसे आप क्या बोलते हो, रेजोनेंस एनर्जी। तो यहां पर एक नया टर्म आपके पास आएगा इसमें, वो है रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी का मतलब क्या होता है, रेजोनेंस एनर्जी का मतलब होता है कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। मोस्ट स्टेबल और लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस रहता है उसे आप क्या बोलते हो, रेजोनेंस एनर्जी बोलते हो, ये ध्यान रखेंगे भाई। और ऐसा माना जाता है कि भाई जितना ज़्यादा ये रेजोनेंस एनर्जी रहेगी, जितना ज़्यादा डिफरेंस रहेगा, जितना ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी रहेगी, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है आयन या कंपाउंड की, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। ये ध्यान रखेंगे, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा एनर्जी का, रेजोनेंस एनर्जी का, ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी मतलब एनर्जी का डिफरेंस है मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। तो जितना ज़्यादा डिफरेंस ये रहेगा, जितना ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी रहेगी, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी यहां पर आती है भाई। अब काम की बात जो निकल रही है कि सर ये जो डीलोकलाइजेशन है या जिसे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोल रहे हो, उसे बनाते कैसे हैं। ठीक है, हमेशा क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं भाई, हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, कुछ कंडीशन होंगी जिन पर आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो पहले अपन वो कंडीशन देखते हैं जिन पर आप रेजोनेंस करवा सकते हो, जिन पर आप मीजोमेरिक इफेक्ट करवा सकते हो, उनकी कुछ कंडीशन देखते हैं, फिर अपन जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें बनाना सीखते हैं। डिस्कस करते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, कि आप जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो उसकी कुछ कंडीशन होंगी, तभी आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ हो पाएंगे, या आपका जो डीलोकलाइजेशन है पाई इलेक्ट्रॉन का तभी पॉसिबल हो पाएगा। अब क्या क्या कंडीशन है उनकी बात करते हैं। सबसे पहली कंडीशन आती है कि अगर दो पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट पोजीशन पर हैं तब आपका रेजोनेंस फेनोमेना हो सकता है। रेजोनेंस फेनोमेना का सिंपल सा मतलब है डीलोकलाइजेशन हो सकता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। किस तरह से, इस कंडीशन का मतलब यह है कि दो पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट पोजीशन, मतलब ये देखो, कॉन्जुगेट पोजीशन का मतलब होता है कि उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड का डिफरेंस हो। ठीक है, एक बॉन्ड का डिफरेंस हो। मैंने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं कहा है, मैंने कहा एक बॉन्ड का अगर डिफरेंस है तो वो क्या कहलाएंगे, कॉन्जुगेट पोजीशन पर कहलाएंगे। इन दोनों पाई बॉन्ड को देखो, ये दोनों कॉन्जुगेट पोजीशन पर है क्योंकि इन दोनों के बीच में सिर्फ इस बॉन्ड का डिफरेंस है, एक बॉन्ड का डिफरेंस आ रहा है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, क्या ये तो कॉन्जुगेशन में है, पाई बॉन्ड, पाई क्या है, कॉन्जुगेशन में। अगर दो पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट सिस्टम के अंदर आ रहे हैं तो वहां पर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन देखा जा सकता है। दूसरी कंडीशन है कि जब पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में हो पाई बॉन्ड का, तब भी आपको रेजोनेंस देखा जा सकता है। कैसे, जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहां देखो पॉजिटिव और पाई क्या है, कॉन्जुगेशन में, इन दोनों के बीच में भी एक बॉन्ड का डिफरेंस आ रहा है, यहां पर भी डीलोकलाइजेशन देखा जा सकता है। थर्ड कंडीशन है कि जब एक नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में हो पाई बॉन्ड के, एक नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन हो पाई बॉन्ड के, कुछ इस तरह से बना सकते हो आप कि यहां पर सपोज मान के चलो कि आपके पास ये नेगेटिव है,
ठीक है, ये और ये इस तरह से नेगेटिव और पाई बॉन्ड के बीच में क्या है, सिर्फ एक बॉन्ड का डिफरेंस है, तो ये क्या कहलाएगा कि यार ये भी कॉन्जुगेशन में है कि जब एक नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में होगा पाई बॉन्ड के तो यहां पर भी डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन देखा जा सकता है। फोर्थ कंडीशन है कि जब एक लोन पेयर कॉन्जुगेशन में हो पाई बॉन्ड के, ठीक है, जब एक लोन पेयर क्या हो, कॉन्जुगेशन में हो पाई बॉन्ड के, तो आप ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है, जब एक लोन पेयर इसका नाइट्रोजन का कॉन्जुगेशन में है पाई बॉन्ड के, ठीक है, कॉन्जुगेशन बन रहा है, लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में एक बॉन्ड का डिफरेंस है, अगर ये कॉन्जुगेशन है मतलब यहां पर भी रेजोनेंस देखा जा सकता है, यहां पर भी डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है, तो ये भी कंडीशन है। नेक्स्ट है कि जब एक फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में हो पाई इलेक्ट्रॉन के, कुछ इस तरह से, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये कॉन्जुगेशन है पाई बॉन्ड के, ये फ्री इलेक्ट्रॉन ये पाई बॉन्ड एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में एक बॉन्ड का डिफरेंस, तब भी रेजोनेंस या डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन देखा जा सकता है। सिक्स्थ कंडीशन है कि जब एक पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में हो नेगेटिव या लोन पेयर के साथ, जैसे कि एक पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है किसके साथ भाई, नेगेटिव के साथ, मान लो यहां पर नेगेटिव मान लो, ठीक है, दे पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक बॉन्ड का डिफरेंस आ रहा है तब भी देखा जा सकता है, या पॉजिटिव और लोन पेयर के बीच में अगर डिफरेंस है भाई कभी इस तरह से, तो यहां पर भी आपका रेजोनेंस देखा जा सकता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और लास्ट कंडीशन आती है कि जब पॉजिटिव चार्ज या वैकेंट पी या डी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन में हो पाई बॉन्ड के, तब भी आपका डीलोकलाइजेशन देखा जा सकता है। ये स्पेशल कंडीशन है, इसे अपन बाद में देखेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तब आपको ये समझ आएगा कि जब पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है डेफिशिएंसी की, जब आपके पास वैकेंट पी या डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो और वो पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में हो, तब भी आपका डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन देखा जा सकता है। तो ये हमारे पास कुछ कंडीशन हैं जिन पर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या डीलोकलाइजेशन करा सकते हैं, इन कंडीशन पर ही डीलोकलाइजेशन होगा, ये ध्यान रखें, इनके अलावा डीलोकलाइजेशन नहीं हो सकता। जो अपन ने एग्जांपल देखा था सबसे पहले, वहां पर क्या था कि दो पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट पोजीशन पर थे, तभी वहां पर डीलोकलाइजेशन हो रहा था और आप अलग अलग स्ट्रक्चर बना रहे थे, दैट इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर रहे थे, डीलोकलाइजेशन करवा रहे थे, रेजोनेंस फेनोमेना हो रहा था। तो रेजोनेंस फेनोमेना होने के लिए यह कंडीशन का होना जरूरी है भाई। अब बात ये आती है कि सर हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने में बहुत परेशानी आती है कि हम किस तरह से ड्रॉ करें। तो आज आपकी जो परेशानी है ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने की, वो सारी की सारी समाप्त होने वाली है भाई, क्योंकि अपन कुछ ऐसी चीजें देखने वाले हैं जिनकी मदद से आप बहुत आसानी से और बिल्कुल सही स्ट्रक्चर बना पाओगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो रहते हैं भाई, उनमें जो दिक्कत आती है बच्चों की, यार कि यार ये गलत बन रहा है, किस तरह से मैं मूव कराऊं पाई इलेक्ट्रॉन को, किस तरह से डीलोकलाइज कराऊं, वो सारी समस्याएं आज दूर होने वाली हैं यार। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं कि हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। हमारे पास आता है कि हम किस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे यार। जब अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कुछ बातें हमारे दिमाग के अंदर होनी चाहिए। क्या क्या कि सबसे पहला हमें जो ये ध्यान होना चाहिए कि रेजोनेंस में डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा जो फ्लो होगा पाई इलेक्ट्रॉन्स का वो किस तरह से होगा, नेगेटिव या लोन पेयर से पाई बॉन्ड की तरफ और पाई बॉन्ड से पॉजिटिव चार्ज की तरफ हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। इस फ्लो को याद रखेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव या लोन पेयर से पाई की तरफ और पाई से किस पर, पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव या लोन पेयर से पाई, पाई से पॉजिटिव की तरफ, हमेशा इस तरह से क्या होगा भाई, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होगा, फ्लो होगा भाई। याद रखने वाली बात सेकंड है कि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके पास बनने वाले हैं उनमें चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा यार, ठीक है, चार्ज ऑलवेज कांस्टेंट इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जितने भी आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनने वाले हैं उसमें इस बात का ध्यान रखें कि चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चार्ज की गड़बड़ी करोगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है भाई वो, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके पास बनने वाले हैं। थर्ड पॉइंट कि जब भी आप डीलोकलाइजेशन करवाएंगे तो सिर्फ पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन्स का ही डीलोकलाइजेशन होता है, ये ध्यान रखें। एटम का डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, एटम की पोजीशन तो फिक्स होगी, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं और इसी को तो अपन रेजोनेंस बोलते हैं, दैट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसी को तो रेजोनेंस फेनोमेना बोलते हैं। तो यहां पे ध्यान रखेंगे कि एटम पोजीशन आर फिक्स, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन कैन मूव। कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं यार कि जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो एटम को ही मूव करा देते हैं, यार एटम अपनी जगह पर ही रहेगा, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हुए ये बात हमें ध्यान रखनी है। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ये ध्यान रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये
क्या है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप बनाने वाले हो या जितने भी आपको बनाने के लिए दिए जाएं, ठीक है, तो यहां पर एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो आपके नए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं वो वैलिड होना चाहिए। वैलिड होने का मतलब क्या है कि जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ उनमें आपका अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और पॉजिटिव चार्ज अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट को शो कर रहा है तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को अपन अवॉइड करेंगे, उसे हम बनाएंगे नहीं भाई, ठीक है। फॉर्म रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड बी वैलिड। इसका मतलब क्या है कि जब पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट करता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट को, देन पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर एन कंटेनिंग स्ट्रक्चर शुड बी अवॉइडेड। हम उन्हें नहीं बनाएंगे भाई। ये कुछ बातें अपने दिमाग के अंदर होना चाहिए जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो यार। और जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आपके पास निकल के आएगा कि आपके पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके पास इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और दूसरे होते हैं अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का मतलब अगर आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सेम चार्ज सेम एटम पर आता है तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को आप नाम देते हो इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब अगर सेम चार्ज डिफरेंट एटम पर आए या डिफरेंट चार्ज सेम एटम पर आए तो ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को आप क्या नाम दोगे, अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अगर इन दोनों में अगर कंपेयर करूं तो आपका जो इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होता है वो ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं एज कंपेयर टू अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे भाई। तो आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो टाइप के, इक्वल अनइक्वल, ये आपको ध्यान रखना और ये सारी बातें आपके दिमाग के अंदर होनी चाहिए। चलिए अब अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट यार अपन डिस्कस करते हैं कि अपन किस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यहां पर अपन ने बहुत सारे कंपाउंड बनाए हुए हैं, इनके अपन आप और मैं मिलकर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे और देखेंगे कि कितनी आसानी से अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। यहां पर पहला कंपाउंड देखो, पहला कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ तो पहली जो बात आपके दिमाग में होनी चाहिए वो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भाई रेजोनेंस की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहां पर रेजोनेंस की कौन सी कंडीशन है कि आप देखोगे कि यार दो पाई बॉन्ड क्या आ रहे हैं, कॉन्जुगेट पोजीशन पर आ रहा है। कॉन्जुगेट पोजीशन का मतलब कि भाई दो पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट है तो मतलब उनके बीच में सिर्फ एक बॉन्ड का डिफरेंस होगा। तो यहां पर देखोगे पाई सिंगल बॉन्ड पाई, मतलब यहां पर क्या है, पाई बॉन्ड क्या है, कॉन्जुगेशन में, और कॉन्जुगेशन में मतलब रेजोनेंस की कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। तो यहां पर रेजोनेंस फेनोमेना हो सकता है, यहां पर डीलोकलाइजेशन हो सकता है पाई इलेक्ट्रॉन का। तो वो कैसे होगा यहां पर बात करते हैं। तो यहां पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है भाई वो यहां से इस तरह से मूव करेंगे यहां पर, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पर मूव करेंगे। तो यहां पर आपके पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो किस तरह से बनेगा, अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे तो यहां पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, ये CH2 इसके पाई इलेक्ट्रॉन गए, ये सिंगल बॉन्ड, यहां पर ये पाई इलेक्ट्रॉन आकर डबल बॉन्ड, यहां पर CH यहां का जो पाई इलेक्ट्रॉन होगा वो जाकर इस कार्बन पर क्या बनाएगा, नेगेटिव बनाएगा। अब यहां पर एक बात देखो कि ये जो कार्बन है भाई उसका इलेक्ट्रॉन तो चला गया है ना, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड था, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, तो इसके इलेक्ट्रॉन चला गया ना भाई। तो यहां पर क्या जाएगा, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहां पर देखो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो न्यूट्रल है, और यहां पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है वो भी न्यूट्रल है। मैंने एक बात कही थी आपसे कि भाई जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे उनमें चार्ज जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। पहले भी न्यूट्रल था, अभी भी न्यूट्रल है भाई। अब यहां पर अगर अपन ये दोनों जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं भाई, ये दोनों जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या है, इमेजिनरी हैं, ठीक है, इमेजिनरी है भाई, रियल नहीं है। अब रियल क्या होगा, रियल इन दोनों से मिलके जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा उससे आप क्या बोलोगे, रियल बनो, रियल स्ट्रक्चर बोलोगे या हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलोगे। तो इनका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। यहां पर इन दोनों में एक चीज देखो कि यहां पर पहले डबल बॉन्ड था, फिर सिंगल बॉन्ड है, यहां पर सिंगल बॉन्ड था, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड था, यहां पे सिंगल बॉन्ड है। लेकिन अब इन दोनों में क्या कॉमन है भाई कि सिंगल सिंगल बॉन्ड तो है ही सही। तो पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने में। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहां पर क्या बनेगा, CH2 यहां सिंगल बॉन्ड, यहां CH यहां सिंगल बॉन्ड, यहां CH यहां सिंगल बॉन्ड, यहां CH2। अब यहां पर देखो भाई यहां पर डबल बॉन्ड था फिर सिंगल हो गया, तो अपन यहां पर क्या कर सकते हैं कि भाई कभी है कभी नहीं है, मतलब पार्शियल। यहां पर पहले सिंगल था फिर क्या हो गया डबल, तो यहां पर अपन ने क्या कर दिया पार्शियल। यहां पर पहले डबल था फिर सिंगल, तो यहां पर पार्शियल।
और क्या कॉमन आ रहा है भाई कि यहां पर इस कार्बन पर चार्ज है और इस पर नहीं है, मतलब कभी है कभी नहीं है, तो कुछ चार्ज बना लेते हैं डेल पॉजिटिव। यहां पर देखोगे यहां पर कभी नेगेटिव चार्ज है कभी नहीं है, तो यहां पर क्या लिख देंगे डेल नेगेटिव। ये इसका क्या बन जाएगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो रियल वन है और इन दोनों से मिलके बना हुआ है। ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनसे मिलके बना हुआ है, ये ध्यान रखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है, ये बेसिकली ऑक्सीजन है। क्या है भाई, ऑक्सीजन है। तो यहां पर देखोगे कंडीशन क्या है, 2 पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट पोजीशन पर। तो यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर आएंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे। तो यहां पर आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा कि यहां पर CH2, यहां के पाई इलेक्ट्रॉन गए सिंगल बॉन्ड, यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन आया डबल बॉन्ड बन गया, यहां पर CH, इसके पाई इलेक्ट्रॉन जाकर ऑक्सीजन पर चले गए, यहां नेगेटिव। ठीक है, और यहां पर आप देखोगे कि इसके इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो पहले न्यूट्रल बाद में भी न्यूट्रल। अब यहां पे आप कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि सर इसका डीलोकलाइजेशन ऐसा आपने करवाया है, हम तो ऐसा भी करवा सकते हैं। कैसा कि ऐसा ऐसा जब आप ऐसा वो करवाओगे डीलोकलाइजेशन, तो आपके पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि यहां पर कार्बन पर नेगेटिव आएगा, ये पाई बॉन्ड आकर यहां पर डबल बॉन्ड, तो यहां पर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। यहां पर CH2, यहां नेगेटिव, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां CH, यहां डबल बॉन्ड, यहां CH, यहां पर O, और यहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और आप जानते हो कि भाई यहां पर जो ऑक्सीजन है उसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी 2 लोन पेयर थे, यहां पर भी 2 लोन पेयर होंगे। देखो अब यहां पर एक बात देखो कि यहां पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वो मोर ईएन वाले पर आ रहा है। यहां पर नेगेटिव चार्ज मोर ईएन पर आ रहा है और यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो मोर ईएन पर आ रहा है। तो आप जानते हो कि आपका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो वैलिड बनना चाहिए। मतलब यहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को शो कर रहा है, क्योंकि यहां पर देखो कि यहां पर इसके पास ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। और यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है वो लेस ईएन पर और पॉजिटिव चार्ज मोर ईएन पर आ रहा है, ये तो अनस्टेबल है। मतलब ये वाला स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, यही वाला बनेगा भाई। और इन दोनों से मिलकर जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। आप यहां पर देखो कि पहले डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर पहले सिंगल, फिर डबल, फिर डबल, फिर सिंगल। तो एक बात तो क्लियर है कि सिंगल बॉन्ड तो आएगा ही सही। तो यहां पर आप सिंगल बॉन्ड पहले ही बना लें, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, O। अब यहां पे देखेंगे कभी डबल बॉन्ड है, कभी सिंगल बॉन्ड है, कभी डबल बॉन्ड है, कभी सिंगल बॉन्ड है, कभी डबल बॉन्ड है, कभी सिंगल बॉन्ड है। तो पार्शियल बना लेते हैं भाई, ये पार्शियल डिंग 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 डिंग। अब यहां पर देखोगे, यहां पर कार्बन पर पहले कोई चार्ज नहीं था, फिर पॉजिटिव चार्ज आया, ऑक्सीजन पर पहले कोई चार्ज नहीं था, फिर नेगेटिव चार्ज आया। तो यहां पर क्या, डेल पॉजिटिव, यहां पर क्या, डेल नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से बना सकते हैं यार। नेक्स्ट यहां पर देखें, नेक्स्ट यहां पर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। तो यहां पर आप रेजोनेंस की कंडीशन देखोगे तो आपको ये लगेगा कि ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है भाई। कॉन्जुगेशन का मतलब कि एक बॉन्ड का डिफरेंस, अब एक बॉन्ड चाहे डबल हो, सिंगल हो, ट्रिपल हो, कोई मैटर नहीं कर रहा है। तो यहां पर देखोगे ये दोनों जो पाई बॉन्ड है वो रेजोनेंस में है, तो यहां पर डीलोकलाइजेशन होगा, और डीलोकलाइजेशन होगा तो यहां पर क्या बनेगा, ये पाई बॉन्ड उठकर यहां पर और ये पाई बॉन्ड उठकर इस कार्बन पर। तो आपके पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। यहां पर CH2, यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां C, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड, यहां पर कार्बन, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां CH2, यहां पर इसके इलेक्ट्रॉन गए पॉजिटिव, यहां पर इलेक्ट्रॉन आए हैं नेगेटिव। और इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओगे, देखोगे यहां पर डबल था, यहां सिंगल है, यहां पर डबल है, यहां पर ट्रिपल है, और यहां पर डबल है और यहां पर सिंगल है। मतलब इन दोनों पोजीशन पर सिंगल सिंगल दोनों में है और इस पोजीशन पर डबल बॉन्ड दोनों में है। तो यहां पर आप इस तरह का स्ट्रक्चर तो बना ही नहीं, किस तरह का, CH2 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH2। अब यहां पर देखोगे भाई कभी डबल है कभी सिंगल है, तो यहां पर पार्शियल कर दो कि भाई कभी आ भी रहा है कभी नहीं आ रहा है। यहां पर कभी डबल है कभी ट्रिपल है, तो यहां पर, और यहां पर कभी डबल है कभी सिंगल, तो यहां पर पार्शियल। और यहां पर देखोगे कभी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, कभी नेगेटिव चार्ज आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, तो यहां पर डेल पॉजिटिव और यहां पर कभी डेल नेगेटिव। तो इस तरह से इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का अपन आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बनाएंगे, हाइब्रिड स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं भाई। ठीक है, थोड़ा सा
का टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगी, आप बना सकते हैं। जहां पर भी डिफिकल्ट आएगा मैं बनाऊंगा भाई। यहां पर देखें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, तो यहां पर जो कंडीशन है वो क्या है कि पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है पॉजिटिव चार्ज के, तो यहां पर फ्लो होगा पाई बॉन्ड से पॉजिटिव की तरफ कुछ इस तरह से। तो आपके पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर डबल बॉन्ड आपका CH2, और इसके इलेक्ट्रॉन गए हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो कुछ इस तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। यहां पर प्लस एक पॉजिटिव का चार्ज था, इसमें ही पॉजिटिव का चार्ज है, चार्ज न्यूट्रल है भाई दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। अब यहां पर ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं ना, वो इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। ये दोनों जो हैं वो इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये टू इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ऐसा क्यों इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब सेम चार्ज सेम एटम पर आ रहा है। यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर आ रहा है, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर आ रहा है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन पर, तो भाई इक्वल रेजोनेंस है। इक्वल रेजोनेंस का मतलब सेम चार्ज सेम एटम पर आ रहा है, और यहां पर देख भी रहे हो आप, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहां पर आप देखोगे पाई बॉन्ड और पॉजिटिव कॉन्जुगेशन में आप इस तरह से करवाओगे, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH3। जैसे इसे पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे इसका पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, और यहां पर इसके इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है दोस्त। क्यों नहीं है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर आप देखोगे जो नाइट्रोजन है भाई उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहां पर हाइड्रोजन 3 है, सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहां 8 और 10, मतलब यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन है, और 10 इलेक्ट्रॉन, और ये पेंटावेलेंट है, ठीक है। नाइट्रोजन पेंटावेलेंट नहीं हो सकता कभी, ठीक है। यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता नहीं है, और वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं तो 10 इलेक्ट्रॉन को कहां पे संभालेगा ये, मतलब यहां पर ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखेंगे भाई। वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो 10 इलेक्ट्रॉन को रखेगा कहां पे, ऑर्बिटल ही खाली नहीं है, डब्बा ही खाली नहीं है, घर ही खाली नहीं है, तो कहां पे रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सड़क पर थोड़ी रह सकते हैं यार, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, तो यहां पर ये वाला स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बनेंगे। नेक्स्ट यहां पर देखें CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और CH3। यहां पर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, व्हेन वन पॉजिटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड, तो यहां पर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होगा, और आपके पास जो रेजोनेंस बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। कैसे, यहां पर देखोगे यहां CH2, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर आकर डबल बॉन्ड, यहां ये, और यहां पर जाएंगे तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, और ये CH3। क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है कि सर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा ये पॉजिटिव चार्ज, अरे यहां पर देखो भाई कि यहां पर ये जो ऑक्सीजन है उसके पास बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन है, कि पहले यहां पर 2 लोन पेयर थे और 2 बॉन्ड थे, तो 8 थे, 8 इलेक्ट्रॉन थे यहां पर, और यहां पर देखोगे तो 2 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट ऑक्टेट, 6 इलेक्ट्रॉन है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, और पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, डेफिशिएंसी को शो कर रहा है, और मोर EN पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो यहां पर ये स्ट्रक्चर क्या होगा भाई, वैलिड नहीं होगा, ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। ये ध्यान रखें, भावनाओं में ना बहें कि भाई हम हर बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे ही बनाएंगे। मैंने ये कहा है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनाओगे वो वैलिड होना चाहिए। वैलिड होने का मतलब कि जब पॉजिटिव चार्ज वैकेंट ऑर्बिटल या इनकम्प्लीट ऑक्टेट को शो करता है, तो ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें पॉजिटिव चार्ज मोर EN पर आ रहा है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, इन्हें नहीं बनाएंगे भाई, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा भाई, ठीक है। यहां पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर का। यहां पर CH3 CH पॉजिटिव, यहां पर OCH3, यहां पर कंडीशन क्या है कि पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो यहां पर ये जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, यहां पर आएगा, और आपके पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से बनेगा। कैसे, जैसे ही यहां पर इसे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और इसके जो लोन पेयर हैं वो शेयर हो जाएंगे, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पर CH3, यहां पर CH, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर O, यहां पर CH3, ये आपका डबल बॉन्ड है भाई, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा से बना लेते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये पॉजिटिव, और इसके पास एक लोन पेयर, कि सर अब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ रहा है, अब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन यहाँ देखो कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ये हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, टोटल कितने होगा 6, और यहाँ पर ये जो बॉन्ड होगा CH3O और कार्बन के बीच में उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब यहाँ पर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन मतलब कंप्लीट ऑक्टेट,
कंप्लीट ऑक्टेट। यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट को शो नहीं कर रहा है, शो नहीं कर रहा है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा भाई, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि यहां पर ये जो OCH3 है भाई वो अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन को दे रहा है, मतलब इसका जो इफेक्ट है वो क्या दिखेगा, प्लस दिखेगा। तो यहां पर जो OCH3 होगा उसका प्लस M इफेक्ट देखने को मिलेगा। प्लस M इफेक्ट का मतलब क्या, कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है भाई, यहां पर कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहां पर आप बना सकते हो। नेक्स्ट यहां पर आप कुछ इस तरह से भी देख सकते हो, जैसे कि एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। एग्जांपल सपोज आपके पास कुछ इस तरह से आता है, CH2 डबल बॉन्ड, यहां CH, यहां पर आप देखोगे N, यहां पर डबल बॉन्ड O, यहां पर। तो यहां पर आप देखोगे तो यहां पर 2 पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट पोजीशन पर हैं, तो यहां पर आप डीलोकलाइज करवाओगे कुछ इस तरह से। इस तरह से क्यों नहीं करवाया, क्योंकि इस तरह से करवाते कार्बन पर नेगेटिव, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आता, वही कंडीशन हो जाती आपने यहां पे वाली, ये वाली जो अपन ने कंडीशन बनाई थी वही यहां पे बन जाएगी, ठीक है। ऐसा कर नहीं सकते, ठीक है। तो यहां पर आपके पास डीलोकलाइजेशन कुछ इस तरह से होगा, और डीलोकलाइजेशन इस तरह से होगा तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से कि यहाँ CH2, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ CH, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव और यहाँ पर ये, ठीक है, और ये कार्बन पर पॉजिटिव, ठीक है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। और यहाँ पर आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि ये जो NO2 ग्रुप जैसे ही लगाया उसने इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, तो इसका जो इफेक्ट है बेसिकली वो क्या दिखेगा, -M इफेक्ट, विड्रॉइंग इफेक्ट दिख रहा है इसका। जैसे अपन ने +I -I पढ़ा था वैसे ही +M -M भी होगा। यहां पर जो OCH3 है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, और यहां पर ये जो NO2 है भाई वो पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब इसका माइनस विड्रॉइंग इफेक्ट दिख रहा है, इसका डोनेटिंग इफेक्ट दिख रहा था भाई। तो 2 टाइप के इफेक्ट आएंगे हमारे पास, आगे पढ़ेंगे अपन, +M इफेक्ट और -M इफेक्ट। +M इफेक्ट बिल्कुल सिमिलर +I के, इलेक्ट्रॉन डोनेशन वाला इफेक्ट होगा, और -M मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला इफेक्ट होगा, ये ध्यान रखेंगे भाई। तो इन सारे स्ट्रक्चर्स की अपन ने बनाने की कोशिश करी, और भी थोड़े थोड़े और कॉम्प्लेक्स वाले स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें देखेंगे भाई, कि फिर इलेक्ट्रॉन का किस तरह से बनाते हैं, कि बेंजीन रिंग में किस तरह से कॉन्जुगेशन होता है, उन सब की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट यार कुछ और कंपाउंड का अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। देखो यहां पर CH3 CH नेगेटिव O CH3। अब यहां पर आप कॉन्जुगेशन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये नेगेटिव और ये पाई बॉन्ड, सॉरी ये नेगेटिव और ये लोन पेयर क्या है, कॉन्जुगेशन में है। तो आप क्या करोगे भाई, तो यहां पर आप इस तरह से बनाने की कोशिश करोगे कि ये नेगेटिव को यहां पर और यहां पर कुछ इस तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, किस तरह का, कि यहां पर CH3, यहां पर CH, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर ऑक्सीजन जिसके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहां पर ये CH3। अब यहां पर दिक्कत क्या है कि देखो कि कार्बन ने जैसे ही डोनेट करे, यहां पर इस पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए तो नेगेटिव चार्ज इस पर आ गया। अब इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो आपको पता चलेगा भाई 2 4 6 8 और 10। तो यहां पर तो 10 इलेक्ट्रॉन है, और 10 इलेक्ट्रॉन भाई, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि सेकंड पीरियड वालों के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते नहीं है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते नहीं है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन रख नहीं सकते। तो ये स्ट्रक्चर तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दूसरा स्ट्रक्चर देखो CH3 CH नेगेटिव, यहां सल्फर, यहां CH3, ऑक्सीजन को हटा के सल्फर लगा दिया। तो यहां पर आप इस तरह का स्ट्रक्चर बनाओगे ना कि ये नेगेटिव यहां पर, तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। किस तरह से, कि यहां पर CH3, यहां पर CH, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर सल्फर, और यहां पर आपका CH3। ये स्ट्रक्चर पॉसिबल हो पाएगा, ये स्ट्रक्चर पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि ये तो भाई हमारा डी ब्लॉक वाले, डी ब्लॉक यहां पर खाली है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि यहां पर तो वैकेंट ऑर्बिटल हैं, और वैकेंट ऑर्बिटल हैं तो यहां पर ये ध्यान रखेंगे, यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल है, यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल, और वैकेंट ऑर्बिटल हैं तो यहां पर तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल हो पाएगा, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखें CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां सिंगल बॉन्ड O, यहां पर नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, तो यहां पर आप इस तरह से बना सकते हो, ये नेगेटिव यहां पर, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर। तो आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। किस तरह से, यहां देखोगे तो यहां पर CH2, यहां पर नेगेटिव, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां CH, यहां डबल बॉन्ड, यहां O, और यहां पर आप देखोगे ये इलेक्ट्रॉन, यहां पर नेगेटिव, ठीक है। यहां पर ये शेयर्ड हुआ, ये ध्यान रखें, यहां पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा यहां पर, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन सिर्फ शेयर हुए हैं, यहां पर इसके साथ शेयर हुए हैं, पूरी तरीके से गए नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ये नेगेटिव आ गए क्योंकि एक्स्ट्रा आ गए इसके पास।
तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्योंकि यहां पर आप देखोगे ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 10 नहीं है, 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन है, ये तो पॉसिबल हो पाएगा। नेक्स्ट यहां पर देखें CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर एक कार्बन फ्री रेडिकल देख रखा है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है पाई बॉन्ड के। तो यहां पर किस तरह का रेजोनेंस होता है, देखो यहां पर देखो एक इलेक्ट्रॉन इस पाई इलेक्ट्रॉन का ये रहा, तो ये जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर आता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पर आता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बनाते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर जाता है। तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से कि यहां पर CH2 फ्री रेडिकल, यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां पर CH, यहां डबल बॉन्ड और ये आपका CH2। तो ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन ने मिलकर यहां पर ये बॉन्ड बना लिया और ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पर इस कार्बन पर। तो अगर इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना पड़े तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यहां पर सिंगल सिंगल बॉन्ड तो सब में है, तो यहां पर हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां CH2। अब यहां पर देखें कि यहां पर पाई बॉन्ड है, यहां पर सिंगल है, यहां पर सिंगल है, यहां पर पाई है, मतलब कभी है कभी नहीं है, तो यहां पर पार्शियल से डिनोट कर दिया ये। अब यहां पर देखें कि यहां पर पहले फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था फिर है, पहले फ्री इलेक्ट्रॉन था फिर नहीं है, तो यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन डेल बाय 2, यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन डेल बाय 2, इस तरह से इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि भाई ये जो रिंग वाले होते हैं उनमें आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। तो यहां पर आप देखोगे ये नेगेटिव चार्ज और ये पाई बॉन्ड, ये फिनॉक्साइड आयन है, बेसिकली फिनॉक्साइड आयन का आप देख रहे हो, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन, इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो यहां पर ये पाई बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है, तो ये नेगेटिव यहां पर आएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर। तो यहां पर आपके पास पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, ये नेगेटिव चार्ज यहां पर आया तो यहां पर डबल बॉन्ड, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर आया, यहां नेगेटिव और ये पाई बॉन्ड ऐसे ही। अब यहां पर देखोगे कि ये नेगेटिव चार्ज और ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ गए, तो ये नेगेटिव चार्ज यहां पर आकर बॉन्ड बनाएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आकर नेगेटिव। तो यहां पर आपके पास कुछ इस तरह का एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, यहां डबल बॉन्ड O, ये नेगेटिव, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर ये नेगेटिव, यहां पर ये डबल बॉन्ड। ठीक, अब यहां पर ये नेगेटिव और ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, तो ये नेगेटिव यहां पर आकर डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और यहां पर ये डबल बॉन्ड, यहां पर नेगेटिव। तो आपके पास इस तरह के एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कि ये पाई बॉन्ड रहा, ये नेगेटिव, यहां पर डबल बॉन्ड, ये पाई इलेक्ट्रॉन, यहां पर नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड। फिर यहां पर आप देखोगे ये नेगेटिव और ये पाई बॉन्ड वो है कॉन्जुगेशन में, ये नेगेटिव यहां पर, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर। तो आपके पास कुछ इस तरह का एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो यहां पर आपके पास आएगा ये सिंगल बॉन्ड और यहां पर नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपके पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखने को मिले। अब ये 5 क्या है, अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अनइक्वल क्यों बोला, क्योंकि यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है वो अलग अलग एटम पे आ रहा है, पहले ऑक्सीजन पे फिर कार्बन पे है भाई, मतलब सेम चार्ज डिफरेंट एटम पे आ रहा है। तो यहां पर ये क्या है, अनइक्वल रेजोनेंस है ना, तो यहां पर 5 अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे भाई। अब यहां पर जो फिनोल है भाई, फिनोल का अगर मुझे कभी बनाना पड़े कि फिनोल का मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने, तो बड़े आसान है कि यहां पर जो लोन पेयर है वो पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, तो बड़ी आसानी से बना सकते हैं कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है यहां से जाएंगे, यहां डबल बॉन्ड बनाएंगे और यहां पर ये जो पाई बॉन्ड है वो यहां पर आकर क्या बनाएगा भाई, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा इस कार्बन पर। तो यहां पर पहला स्ट्रक्चर इस तरह से कि ये यहां पर ये आए, यहां डबल बॉन्ड, यहां O, यहां H, ठीक है, और इसके इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, पहले सी के थे, पहले जो लोन पेयर था वो सी का था, लेकिन अब ये शेयर हो गया तो इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया यार, और यहां पर ये नेगेटिव चार्ज और यहां पर ये पाई बॉन्ड सिमिलर भाई। अब देखोगे तो ये नेगेटिव चार्ज और ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, तो ये नेगेटिव आकर यहां पर डबल बॉन्ड बनाएगा और ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पर नेगेटिव। तो आपके पास दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, ये कि यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर OH पॉजिटिव, यहां पर ये डबल बॉन्ड आ गया, ये नेगेटिव और ये आपका डबल बॉन्ड। अब ये नेगेटिव और ये पाई बॉन्ड क्या आ गया, कॉन्जुगेशन में, तो ये नेगेटिव यहां पर आकर डबल बॉन्ड बनाएगा और ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पर नेगेटिव। तो आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये डबल बॉन्ड की जगह ये नेगेटिव, यहां पर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहां पर नेगेटिव। अब ये नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, तो ये नेगेटिव यहां पर आकर डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव। तो आपके पास इस तरह का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा।
क्यों, और ये यहां पर जैसे ही आएगा इसकी कमी फुलफिल हो जाएगी, ये OH। ठीक है, तो यहां पर भी आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 बनेंगे, 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको देखने को यहां पर मिल सकते हैं फिनोल के। अब मुझे बताओ कि यहां पर ये इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। सर पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर भी आ रहा है, ठीक है, और यहां पर नेगेटिव चार्ज कार्बन पर आ रहा है, तो यहां पर क्या आ रहा है, डिफरेंट चार्ज डिफरेंट एटम पर आ रहा है, डिफरेंट चार्ज डिफरेंट एटम पे आता है, तो ये भी क्या है, अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। यहां पर भी आपके पास क्या बने थे, यहां पर बने थे आपके पास 5 अनइक्वल RS बने थे, और यहां पर भी आपकी क्या बने हैं, 5 अनइक्वल RS। अब इनका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना हो वो भी आसान होता है, किस तरह से। अब यहां पर हाइब्रिड स्ट्रक्चर में देखोगे भाई, यहां पर सिंगल बॉन्डेड कार्बन तो यहीं से और सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन सब में, तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसा देखो, ये तो है ही सही, ये OH है। अब यहां पर देखो कि इनके बीच में डबल बॉन्ड आया है, फिर यहां पर नहीं है, ठीक है, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर नहीं है, तो यहां पर इन कार्बन इस रिंग में हर एक कार्बन के बीच में कभी ना कभी डबल बॉन्ड तो आया ही है। तो इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप इस तरह से कि यहां पर डबल बॉन्ड, 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 ठीक है। और यहां पर देखो सिंगल था, डबल हो गया, तो यहां पर आपके पास ये पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है। अब यहां पर चार्ज की बात करें तो यहां पर OH पर पहले कोई चार्ज नहीं था, फिर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहां पर पहले कार्बन पे कोई चार्ज नहीं था, फिर यहां पर नेगेटिव आया, ठीक है, फिर यहां पर नेगेटिव आया, फिर यहां पर नेगेटिव आया, मतलब एक ही नेगेटिव 3 पोजीशन पर आया और पॉजिटिव सिर्फ एक ही पोजीशन पर है। तो यहां पर क्या होगा, डेल पॉजिटिव का चार्ज हुआ होगा, और यहां पर डेल नेगेटिव 3 जगह बटे हुआ, डेल नेगेटिव बाय 3, डेल नेगेटिव बाय 3, डेल नेगेटिव बाय 3, और यहां पर इस तरह का हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा। आप जो स्ट्रक्चर बनाते हो ना फिनोल का, ऐसा इसका इक्विवेलेंट कैसा, ये भाई ये, ठीक है, ये भी सेम है भाई, ये जो आपने बनाया ना पार्शियल डबल बॉन्ड, उसे आपने इससे रिप्रेजेंट कर दिया, और यहां पर ये पार्शियल, और यहां पर डेल पॉजिटिव, और यहां पर माइनस डेल बाय 3, माइनस डेल बाय 3 और माइनस डेल बाय 3, ये ध्यान रखेंगे। अब यहां पर कुछ चीजें ऑब्जर्व करने का टाइम है। अब ऑब्जर्व करने का टाइम क्या है कि जब आपका मीसोमेरिक इफेक्ट हुआ, जब आपका रेजोनेंस हुआ, तो यहां पर जो चार्ज डेवलप हुआ है तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर डेवलप हुआ है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन जानते हो, जैसे कि समझें कि यहां पर आपके पास ये कोई रिंग है, बेंजीन रिंग है, ठीक है, उस पर आपके यहां पर कोई एक्स ग्रुप लगा के रखा हुआ है। इस एक्स के रेस्पेक्ट में ये दोनों जो पोजीशन है, ये दोनों जो पोजीशन है, ये वाली और ये वाली, ये दोनों पोजीशन ऑर्थो पोजीशन है, ये दोनों पोजीशन क्या है आपकी, मेटा पोजीशन है, और ये जस्ट अपोजिट वाली कौन सी पोजीशन है, पैरा पोजीशन है। तो अब यहां पर फिनोल में देखो कि फिनोल में जो चार्ज डेवलप हुआ है भाई, नेगेटिव चार्ज, वो कहां पर डेवलप हुआ है भाई, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। मेटा पोजीशन पे चार्ज डेवलप नहीं हुआ कहीं पर भी, मेटा पोजीशन पे चार्ज डेवलप नहीं हुआ। मतलब जो मीसोमेरिक इफेक्ट रहता है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर तो होता है, लेकिन मेटा पोजीशन पर नहीं होता है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट था वो डिस्टेंस पर डिपेंडेंट था, इनवर्स था डिस्टेंस के, कि डिस्टेंस कम होता था इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता था, डिस्टेंस बढ़ता था इंडक्टिव इफेक्ट कम होता था। लेकिन ऐसी कोई परेशानी यहां पर नहीं है। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि मीसोमेरिक इफेक्ट आपका ऑर्थो और मेटा, ऑर्थो और पैरा पे काम करता है, मेटा पे काम नहीं करता। और जितना प्लस एम आपका या माइनस एम ऑर्थो पर लगेगा उतना ही पैरा पे लगेगा। ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि भाई कि जो आपका मीसोमेरिक इफेक्ट है या रेजोनेंस, वो ऑर्थो और पैरा पे काम करता है, मेटा पे काम नहीं करता। और जितना प्लस एम या एम इफेक्ट जितना ऑर्थो पर होगा उतना ही किस पर होता है, पैरा पर होता है, ये ध्यान रखेंगे। और एम इफेक्ट मेटा पर कितना होता है, 0 होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट बात है कि भाई एम इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पे बराबर लगता है, मेटा पर नहीं होता, ठीक है। ये ध्यान रखें, क्योंकि मेटा जो मीसोमेरिक इफेक्ट है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट होता है। डिस्टेंस चाहे बढ़े या कम हो, एम इफेक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई इफेक्ट पे जरूर पड़ेगा। आई इफेक्ट डिस्टेंस कम, आई इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा, और आपका डिस्टेंस ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कम। तो ये कहानी हुई कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की।
लेकिन यहां पर हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे अपन पायरोल का, पायरोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे कि उसके किस तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और जो मैंने बताया था कि मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब वही देखेंगे कि मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस में क्या डिफरेंस है। यार अपन पायरोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, देखते हैं कि पायरोल में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे पास किस तरह से आते हैं भाई। यहां पर आप देखोगे ये आपका पायरोल का स्ट्रक्चर, ये आपका पायरोल का स्ट्रक्चर है भाई, ठीक है। अब यहां पर ये जो लोन पेयर है और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, तो ये लोन पेयर यहां पर आकर डबल बॉन्ड और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पर नेगेटिव। तो यहां पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से बन सकता है कि यहां पर देखोगे ये नाइट्रोजन, यहां पर ये पाई बॉन्ड बना लिया, ये नेगेटिव। अब यहां पर देखोगे इसके इलेक्ट्रॉन लोन पेयर शेयर हो गए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब यहां पर आपका ये डबल बॉन्ड की तरह ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा भाई, ठीक है, कहीं गायब नहीं होगा ये। अब यहां पर ये जो नेगेटिव है और ये डबल बॉन्ड है, ये कॉन्जुगेशन में तो नेगेटिव यहां पर आकर ये और ये यहां पर आकर नेगेटिव बनाएगा। तो आपके पास नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा पायरोल का, कि यहां पर पॉजिटिव, यहां पर ये डबल बॉन्ड और यहां पर ये डबल बॉन्ड और यहां पर नेगेटिव। अब आप देखोगे ये नेगेटिव और ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, तो आपके पास ये नेगेटिव यहां पर और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आकर नेगेटिव। तो यहां पर आप देखेंगे तो आपके पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा कि यहां पर नाइट्रोजन ये, अब यहां पर आकर ये डबल बॉन्ड बन गया और ये यहां पर नेगेटिव हो गया। अब कुछ लोग सोचेंगे सर इसकी कमी फुलफिल हो गई। अरे कमी फुलफिल नहीं हुई भाई, इसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो तो चले गए ना। अब तो यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बरकरार रहेगा, पॉजिटिव चार्ज बरकरार रहेगा, क्योंकि यहां पर इधर से इलेक्ट्रॉन आए तो इधर से चले गए भाई, इधर से पाई इलेक्ट्रॉन आए तो इधर से पाई इलेक्ट्रॉन चले गए ना। तो कमी तो बरकरार रही भाई, जितना आया उतना चला गया। कोई कहे कि भाई आपकी कमी फुलफिल हो गई, भाई किसी ने आपको 50 रुपए दिए और आपने 50 रुपए सामने वाले को दे दिए, तो आपके पास कितने आए, कुछ नहीं ना। तो जैसे इधर से पाई इलेक्ट्रॉन आया और उधर उसने दे दिया, तो आपके पास क्या आया, नेट तो जीरो ही है ना, कमी तो बरकरार ही रही। अब यहां पर ये नेगेटिव और ये पाई बॉन्ड दोनों किसमें हो जाएंगे, कॉन्जुगेशन में। तो यहां पर ये नेगेटिव यहां पर और ये यहां पर बना देगा, ठीक है। तो आपके पास स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ इस तरह का। यहां पर ये बना लेगा डबल बॉन्ड, यहां पर आप जाएगा आपके पास नेगेटिव और यहां पर आपके पास ये, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे तो आप जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे बेसिकली, तो आपके पास यही स्ट्रक्चर दोबारा से बन जाएगा, क्योंकि अब जब इसका कॉन्जुगेशन आप करवाओगे, ये यहां से ये यहां से, इसकी कमी फुलफिल हो जाएगी, ये पॉजिटिव था, इसकी कमी फुलफिल हो जाएगी, यहां पर यही स्ट्रक्चर दोबारा से बन जाएगा। तो इस तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप पायरोल के बना सकते हैं। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात हुई। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है कि भाई मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस जो है उसमें डिफरेंस क्या होता है। आप ये समझें रेजोनेंस एक बड़ा इफेक्ट है, उसके अंदर मीजोमेरिक इफेक्ट आता है। जैसे कि समझें कि यहां पर एग्जांपल लेना, यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर सपोज ये चल रहा है, दूसरा एग्जांपल आप ले रहे हो, तो यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर लोन पेयर और पाई कॉन्जुगेशन में है, यहां पर ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। तो यहां पर क्या होगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको अपने जो पाई इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसे डोनेट कर देगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा भाई, यहां पर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा थ्रू रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब क्या, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस के कारण क्या हो रहा है, डी लोकेलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन का, और यहां पर ये डोनेट कर रहा है कार्बन चेन को, कार्बन एटम को। यहीं पर आप देखोगे कि यहां पर ये दोनों पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर। तो यहां पर जो NO2 होगा वो बेसिकली इससे क्या कर रहा होगा, पाई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा होगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का विड्रॉ हो रहा है थ्रू रेजोनेंस, थ्रू रेजोनेंस, रेजोनेंस के कारण भाई, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन के कारण। अब डिफरेंस क्या होता है मीजोमेरिक इफेक्ट में या रेजोनेंस में, उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। रेजोनेंस में क्या होता है कि कोई भी ग्रुप हो सकता है, कोई भी एटम हो सकता है,
वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है थ्रू रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब एक बड़ा इफेक्ट जिसमें डीलोकलाइजेशन होता है। कोई भी एटम, कोई भी ग्रुप पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है या विड्रॉ कर सकता है। यहां पर जो डीलोकलाइजेशन होता है वो एटम्स के बीच में हो सकता है, कोई भी एटम हो सकता है। लेकिन मीजोमेरिक इफेक्ट में ये जो विड्रॉ वाला एटम है या डोनेटिंग वाला एटम है, अगर वो कार्बन कार्बन के बीच में हो रहा है, मतलब कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को ही विड्रॉ कर रहा है और अपने इलेक्ट्रॉन को ही डोनेट कर रहा है पाई इलेक्ट्रॉन को, तो उस इफेक्ट को आप मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं कहोगे, उस इफेक्ट को मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं कहोगे। ये दोनों रेजोनेंस है, ये दोनों रेजोनेंस है, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में अगर डीलोकलाइजेशन होता है तो वो मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा। ये मीजोमेरिक इफेक्ट है, ये मीजोमेरिक इफेक्ट है भाई, ये रेजोनेंस है, ये है भाई। रेजोनेंस एक बड़ा है भाई, उसके अंदर एक मीजोमेरिक इफेक्ट छोटा सा आता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो कोई आपसे कहे कि जितने भी मीजोमेरिक इफेक्ट होते हैं क्या वो रेजोनेंस होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जितना भी रेजोनेंस होता है वो क्या मीजोमेरिक इफेक्ट होता है, गलत बात है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डीलोकलाइजेशन हो रहा है तो उसे मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं कहेंगे, उसे रेजोनेंस कहते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि भाई मीजोमेरिक इफेक्ट छोटा सा पार्ट होता है रेजोनेंस का, रेजोनेंस एक बड़ा पार्ट है, उसका छोटा सा पार्ट क्या होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डीलोकलाइजेशन होता है तो उसे मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं कहेंगे, उसे रेजोनेंस कहेंगे, और रेजोनेंस सबको कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपके पास कुछ डिफरेंस आया है रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट में। तो आज का पहला लेक्चर मीजोमेरिक इफेक्ट का यहीं एंड करते हैं। थोड़ा सा बड़ा लेक्चर जरूर हुआ है क्योंकि यहां पर आपको बहुत कुछ सिखाना था और आप सीख भी गए होंगे भाई। तो यहां पर आज की कहानी को खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं यार, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।